हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग रिवाइज करेंगे लिमिटेशन एक्ट को और ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है। इसमें हम लोग किसी तरीके कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों ने लिमिटेशन एक्ट कम से कम 3 से 4 बार पढ़ रखा है तब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी एग्जाम अगर प्रिलिमिनरी अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है आपको क्या पता होना चाहिए कि जो इसकी प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी तो 5 अक्टूबर 1963। एक्ट नंबर कौन सा है? 36 है। इसका प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए, कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड। और कब जो है ये इन्फोर्स हुआ था तो फर्स्ट, एक सेकेंड, 1 जनवरी 1964 केम इन टू फोर्स ऑन। ठीक है, 1 जनवरी 1964 को ये फोर्स में आया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले एट द वेरी वेरी फर्स्ट प्लेस। और होल ऑफ इंडिया पे ये अप्लाई करता है। अब जम्मू एंड कश्मीर वाला क्लॉज हट गया है। और कहाँ से हटा है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ये हटा हुआ है। डेफिनेशन जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेंट की डेफिनेशन। ठीक है, एप्लीकेंट में पटिशनर आता है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, पटिशनर आता है कोई भी ऐसा पर्सन जिससे एप्लीकेंट अपनी राइट डिराइव कर रहा हो अप्लाई करने की, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी स्टेट रिप्रेजेंट मतलब कर रहा हो। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट एप्लीकेंट की एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर या कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीन जो है देकर भी पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन में पेटिशन इंक्लूड होती है। 2B भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंदी और चेक दोनों चीज़ें आती हैं। फिर 2D अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। 2E में डिफेंडेंट की डेफिनेशन है, डिफेंडेंट में ई है तो ई से 2E आपको याद रखना है। इसमें भी वही सेम चीज़ है, बस एप्लीकेंट में ये था कि वो स्यू कर रहा है और डिफेंडेंट में डिफेंडेंट को स्यू करा जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिप्रेजेंटेटिव इसमें सेम है। ईजमेंट आप बस हेडिंग बेस याद रख सकते हैं कि 2F में ईजमेंट दे रखा है। फिर उसके बाद गुड फेथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यू केयर एंड अटेंशन है। और आपका आईपीसी में आप कॉशन पढ़ते हो तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर लिमिटेशन आके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ड्यू केयर एंड अटेंशन है उसमें। 2I में प्लेंटिफ की डेफिनेशन दे रखी है, प्लेंटिफ में भी आई है तो आपको 2I से याद रहेगा। इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a plaintiff derives his right to sue। प्लेंटिफ के पास जिससे राइट टू स्यू आता है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिस प्लेंटिफ जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, एज अ प्लेंटिफ वो बना हो मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हो। एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर और रिप्रेजेंटेटिव इसमें भी सेम है। ठीक है, फिर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड दोनों ही इसी में दे रखा है। मीन्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि स्केड्यूल में प्रोवाइड कर रखा है वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो पीरियड है जो कि कंप्यूट करने के बाद, यानी कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये फलाने को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उस फलाने को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो पीरियड निकल करके आता है वो प्रिस्क्राइब पीरियड होता है। और जो लिमिटेशन पीरियड है वो आपको जो जो स्केड्यूल में दे रखा है वो लिमिटेशन पीरियड है। सूट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सूट में अपील और एप्लीकेशन नहीं आती है। टॉट, टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रस्टी में बेनामीदार नहीं आता, बस इतना अगर आपको पता है तो ये काफ़ी होगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 हमारा शुरू होता है जिसमें बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में। सीधा सवाल तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि अगर डिफेंस सेट किया है, मतलब कि अगर डिफेंडेंट ने इस बात की प्री रेज करी है कि ये सूट तो बार्ड है बाय लिमिटेशन, तो क्या उससे उससे फर्क पड़ेगा? तभी जो है कोर्ट देखेगी लिमिटेशन, या फिर अपने आप से भी देखेगी? कोर्ट अपने आप से भी देख सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटेशन को एज अ डिफेंस सेट किया गया या नहीं किया गया। अब जो उससे दूसरे सवाल बनते हैं वो ये कि ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट प्रेजेंट करा जाता है प्रॉपर ऑफिसर को, तब हम मानते हैं कि सूट शुरू हो गया, मतलब सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ध्यान रखिएगा, सूट हमेशा इंस्टीट्यूट होता है, अपील हमेशा प्रेफर करी जाती है और एप्लीकेशन मेड होती है। पॉपर के केस में, यानी कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है उसके केस में कब हम मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया? जब वो अपनी ऐसी एप्लीकेशन लगा दे कि वो ऐसा निर्धन व्यक्ति स्यू करना चाहता है, तब हम मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। फिर इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई क्लेम है और जो कि कोर्ट के द्वारा वूंड अप कर दी गई है, वाइंड अप कर दी गई है। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड, जब अपना जो क्लेमेंट है जब पहली बार अपना जो भी क्लेम है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजेगा, उस समय हम मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब जो दूसरी सवाल पूछते हैं कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में क्या, तो एक तो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि सेपरेट सूट होता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, एंड शैल बी डीम्ड टू बी हैव इंस्टीट्यूटेड। अगर सेट ऑफ का मामला है तो जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया गया है और जिसमें सेट ऑफ प्लीड किया गया था उस दिन से हम मानेंगे कि सेट ऑफ जो है सेट ऑफ का सूट शुरू हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। काउंटर क्लेम के केस में जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट में बोला गया है उस दिन उसको हम मानेंगे। ठीक है, और एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस ऑफ मोशन का मतलब है कि अर्जेंट रिलीफ अगर चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है, तो जब एप्लीकेशन प्रेजेंट करेगा ये प्रॉपर ऑफिसर को, उस कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर को, तब हम मानेंगे कि
एप्लीकेशन जो है लग गई है। अब 4 में पूछते हैं कि जनरली तो ये सेक्शन बेस्ड आता है कि कोर्ट क्लोज्ड कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन नंबर 4 में बताया गया। इसमें क्या है, इसमें ये है कि मान लीजिए अगर आप उस दिन चले गए, आपका लिमिटेशन पीरियड मान लीजिए 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था, उसी दिन खत्म हो रहा था, उसी दिन जो है कोर्ट बंद थी और उसी दिन आपको सूट इंस्टीट्यूट करना था, इस दिन अगर आप गए हो तो यहाँ पर माना जाएगा कि आपको नेक्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी को आप अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो, या अपील अगर आपको जो भी लगानी है, एप्लीकेशन अगर करनी, तो ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर बेसिकली होती है कि कोर्ट की गलती थी कि कोर्ट बंद था, इससे आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा कि आप लास्ट डे पर आए थे। अब मान लीजिए कि नॉर्मल वर्किंग डेज पर भी अगर कोर्ट बंद रहता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट सिर्फ 2 घंटे ही बैठी थी एक पर्टिकुलर दिन पर, और उस 2 घंटे के बीच में ही कोई बंदा चला जाता है सूट अपना इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो ये 2 घंटे भी हॉलीडे ही माना जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा ही माना जाता है कि कोर्ट उस दिन बंद था, पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए बंद था। ये सिंपल सी बात एक्सप्लेनेशन में दे रखी है और कभी कभी ये पूछ ली जाती है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले हो सकता है, डिले को कॉन्डोन किया जा सकता है, लेकिन ये सूट पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि सिर्फ अपील और एप्लीकेशन की बात करिएगा। ये सवाल भी पूछते हैं, सूट पर अप्लाई नहीं होता है और ऑर्डर नंबर 21 पर यह अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड द अपीलेंट और एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट। अगर वो सेटिस्फाई कर दे कि सफिशिएंट कॉस्ट था, इसमें एन बालाकृष्ण वाला केस भी आता है, वो इंपॉर्टेंट है केस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बस कि सेक्शन नंबर 5 में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले दे रखा है। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्डोन हो सकता है डिले, तो हाँ हो सकता है अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लीगल डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रखी है कि कोई पर्सन अगर माइनर है, इंसेन है, इडियट है, तो उसके अगेंस्ट जो उसका टाइम होता है सूट इंस्टीट्यूट करने का, एप्लीकेशन करने का, वो शुरू नहीं होता जब तक कि उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। मान लीजिए कोई अगर 6 साल का है, उसका अगर कॉज ऑफ एक्शन 6 साल में ही अराइज हुआ है, तो जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक कि ये जब ये डिसेबिलिटी मतलब ये माइनॉरिटी की जब तक ये डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती, तब तक कि वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि व्हेन सच पर्सन इज एट द टाइम व्हेन द पीरियड अफेक्टेड बाय टू सच, अब मान लीजिए कि 2 डिसेबिलिटी थी, तो जब 2 डिसेबिलिटी जब दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाएंगी, तब जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर पाएगा, ये चीज़ है। फिर उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में वही बात कर रहे थे कि मान लीजिए कि अगर पर्सन की डेथ हो गई, वो डिसेबिलिटी में ही रहा और उसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट कर पाएगा। ठीक है, उसी टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड में वो कर पाता जब उसकी अगर उसकी डेथ ना हुई होती, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका सूट इंस्टीट्यूट कर पाएगा। अब इसमें से एक बात और आ जाती है कि अगर मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबल है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर डिसेबल है, तो वो तब सूट इंस्टीट्यूट कर पाएगा जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई हो। अब माइनर कौन है इसमें, माइनर जो है अगर चाइल्ड इन वूम है तो वो भी माइनर कहलाता है। ये सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब सेक्शन नंबर 7 में डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन के बारे में बता रखा है। तो इसमें बेसिकली ये है कि मान लीजिए ए बी सी, इसमें से डिसेबिलिटी है, ठीक है, पर्सन को डिसेबिलिटी है और ये तीनों का राइट साथ में ही अराइज हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें से कोई भी एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, नहीं कर सकता। इन तीनों का राइट अगर साथ में अराइज हो रहा है, तो अगर मान लीजिए सी के बिना अगर सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, अगर सी के बिना सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तो टाइम सबके अगेंस्ट रन करेगा, ए के अगेंस्ट भी, बी के अगेंस्ट भी, सी के अगेंस्ट भी। और अगर तीनों ही मान लीजिए डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं और अगर नहीं कर सकते हैं, तो फिर जब तक डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती तब तक कि टाइम रन करना शुरू नहीं करेगा। एक बार जब डिसेबिलिटी खत्म हुई उसके बाद फिर टाइम रन करना शुरू करेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी एक के बिना, यानी कि इसका ये अगर डिस्चार्ज ना भी दे, सी अगर डिस्चार्ज ना भी दे, तो भी जो है काम बन जाएगा। इसके डिस्चार्ज की मतलब हमें ज़रूरत नहीं, बेसिकली इसके परमिशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ए और बी हो सकता है, तो ए और बी मतलब अपने मर्जी से सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो वो अपना कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट टाइम रन करेगा, तीनों के अगेंस्ट तब टाइम रन करेगा। ऐसा नहीं है कि सी अगर नहीं डिस्चार्ज दे सकता तो उसके अगेंस्ट टाइम नहीं रन करेगा, उसके लिए अलग सा टाइम होगा, नहीं, उसके अगेंस्ट भी टाइम जो है सेम रन करेगा। अब स्पेशल एक्सेप्शंस इसमें क्या दे रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 3 साल का ही टाइम पीरियड आपको मिलता है सूट इंस्टीट्यूट करने का। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तब वो सूट इंस्टीट्यूट कर पाएगा। तो ये 18 साल का, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 12 साल बाद ऐसा नहीं है कि इसको और अब 12, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला था, ठीक है, उसमें 12 साल का लिमिटेशन पीरियड था,
सूट इंस्टीट्यूट करने का। तो क्या जब ये 18 साल का हो गया उसके बाद उसको पूरा 12 साल का टाइम मिलेगा? नहीं, सेक्शन 8 कहता है ऐसा नहीं। जब आप 18 साल के हो गए उसके बाद आपको सिर्फ 3 साल का टाइम और मिलेगा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, और इसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है। सेक्शन नंबर 8 को सेक्शन नंबर 6 और 7 का एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर 6 और 7 में जो भी कुछ लिखा है वो प्रीएम्पशन के सूट्स पर अप्लाई, प्रीएम्पशन की जो राइट्स है उस पर अप्लाई नहीं होता। कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक बार अगर टाइम रन करना शुरू कर दिया गया है तो कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या बाद में अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई तो वो उसे रोक नहीं सकती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता। अभी आप प्री के लिए बस इतना ध्यान रखो, जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ना वन शॉट में, तब हम आप इसको अच्छे से समझेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम कहाँ पर दे रखा है। सूट अगेन ट्रस्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव है, तो कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फॉलोइंग प्रोविजन, ऊपर जो भी कुछ लिखा है उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट और ए स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी टाइम अगर मान लीजिए आपको ट्रस्टी के अगेंस्ट अगर अपने सूट इंस्टीट्यूट करना है तो किसी भी समय पे आप कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन पीरियड पूरे एक्ट में कहीं पर भी नहीं बता रखा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 11 अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बस ध्यान रखना कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है जो एग्जीक्यूट हुए हैं आउटसाइड इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इतना काम का भी सेक्शन नहीं बचा। पार्ट नंबर 3 में एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है। तो पहले कह रहा है कि पहला ही दिन जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर मान लीजिए अगर जितना टाइम लगा आपको जजमेंट की कॉपी लाने में, जब जजमेंट प्रोनाउंस हुआ उसके बाद फिर जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने में या डिग्री की कॉपी ऑब्टेन वगैरह करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए रिवाइज या उसको रिव्यू कराया गया था तो जितना भी टाइम लगा, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द अपील टू लीव टू अपील फ्रॉम अ डिग्री और ऑर्डर, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी, जजमेंट की कॉपी लेने में जितना टाइम लगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और मान लीजिए आप अवार्ड सेट असाइड अगर कराने गए थे तो जितना टाइम रिक्विजिट लगा ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ द अवार्ड, अवार्ड की कॉपी लेने में, तो उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद पॉपर, ये जनरली ऐसे ही पूछते हैं, क्या बोलते हैं, हेडिंग वाइज ही पूछा जाता है। पॉपर का कहाँ पे मामला दे रखा है, तो पॉपर का ये मामला दे रखा है। इन्होंने कहा पॉपर के केस में बेसिकली क्या होता है ना कि जब पॉपर ने एप्लीकेशन लगाई, निर्धन व्यक्ति ने जब एप्लीकेशन लगाई और जब उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, मान लीजिए कि 1 जनवरी को उसने एप्लीकेशन लगाई और 31 जनवरी को उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, कि मतलब आप एज अ पॉपर स्यू नहीं कर सकते, आप निर्धन व्यक्ति की तरह स्यू नहीं कर सकते। तो ये जो पर्टिकुलर 31 दिन का टाइम है ना, या आप 1 महीना कह लो, इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, लिमिटेशन पीरियड से इस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14 में कह रहा है कि अगर बोनाफाइड आप किसी ऐसे कोर्ट में अपना सूट चला रहे थे, ऐसे कोर्ट में अगर आप अपना सूट ऐसे कोर्ट में चला रहे थे जो कि विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, तो ऐसे में जितने समय में जितना समय आपने उस कोर्ट में ज़ाया किया वो पर्टिकुलर टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में। फिर 15 में अदर जो है केसेस बता रखे हैं कि अदर केसेस में लिमिटेशन पीरियड किस तरीके से कहाँ पर एक्सक्लूड करा जाएगा। तो इसमें एक छोटी छोटी सी बात है, वो अगर आप चाहो तो अपनी बेयर एक्ट में लिख सकते हो कि यहाँ पर जो इंजंक्शन पीरियड है वो एक्सक्लूड कर देंगे। इंजंक्शन जितने दिन तक लगा रहा, कंसेंट पीरियड जो है वो मान लीजिए कि जैसे सेक्शन नंबर 80 CPC में हम लोग नहीं पढ़ते कि 2 महीने का पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो आपको पहले उनको नोटिस भेजना पड़ेगा 2 महीने का। तो ये वाला जो 2 महीने का टाइम होता है ना, ये लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं किया जाता, ये चीज़ है। ठीक है, ये इसमें रिसीवर और इंटरिम रिसीवर के बारे में बता रखा है। और कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज परचेजर एट सेल, तो ये आपको क्लॉज वाइज ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जनरली क्लॉज वाइज पूछा जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि डिफेंडेंट एब्सेंट था इंडिया से, तो वो पर्टिकुलर टाइम जितने दिन तक वो इंडिया में नहीं था वो पर्टिकुलर टाइम भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्विरल ऑफ द राइट ऑफ टू स्यू, मतलब कि अब ये भी जो है हेडिंग वाइज पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए डेथ वगैरह हो गई है तो किस तरीके से काम करेगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो भाई कह रहा है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम वेयर देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड केपेबल ऑफ, भाई जब वही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 6 से, कि जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका डिसीज्ड का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जब केपेबल हो गया सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो हम तब मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट करा जा सकता है। बस यही इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, हेडिंग बेसिकली आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। फिर सेक्शन नंबर 17 में आपको इतना ध्यान रखना है कि जब फ्रॉड और मिस्टेक से मान लीजिए कोई सूट था, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखो कि 14 से लेकर के 19 जो है वो सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। 14 से लेकर के 19 वाले जो ये पर्टिकुलर मामले हैं ये सूट और एप्लीकेशन पर अप्लाई होते हैं, अपील पर अप्लाई नहीं होते।
ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए इफेक्ट क्या होगा। तो ये टाइम नहीं रन करेगा, ये टाइम तब रन करेगा जब प्लेंटिफ को या जो एप्लीकेंट है उसने जब फ्रॉड डिस्कवर कर लिया ना कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था, जब उसने डिस्कवर कर लिया तब टाइम रन करना शुरू करेगा। ये बस इसमें बस इतना ही पूछा जाता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, एक्नॉलेजमेंट का क्या इफेक्ट होगा, तो भाई राइटिंग में होना चाहिए। ये भी पूछ लेते हैं कि राइटिंग में होना चाहिए, ओरली भी एक्नॉलेजमेंट हो सकता है, नहीं, राइटिंग होना चाहिए और साइंड होना चाहिए बाय द पार्टी अगेंस्ट हूम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी ने कर दिया, किसी ए पार्टी की डेट था 5,000 रुपए, उसको बी को देने थे, ठीक है, और 3 साल का ही टाइम पीरियड होता है जनरली, कि अगर मान लीजिए कोई डेट से रिलेटेड मामला है तो 3 साल के अंदर अंदर, अब 3 साल खत्म होने, 3 साल के अंदर अंदर आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो। 3 साल खत्म होने से पहले पहले मान लीजिए 1 दिन पहले भी अगर आकर के ए ने ये एक्नॉलेज कर दिया कि राइटिंग में कि डेट है, हाँ मेरी, मुझे तुम्हें 5,000 रुपए देने हैं, मैं तुम्हें 5,000 रुपए इस फलाने डेट पर दूंगा, तो फिर से इसका बी का टाइम पीरियड जो है 3 साल का शुरू हो जाएगा। यही कहता है फ्रेश लिमिटेशन पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। देखो, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड, वही यहाँ पर बता रखा है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है जो पूछा जाता है। हेडिंग इसकी बहुत सारे सेक्शंस की यहाँ पर हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 19 में ये बात ध्यान रखना कि इसका जो फ्रेश लिमिटेशन पीरियड है शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम जब पेमेंट किया गया है। ये भी सवाल पूछ जाता है, जब पेमेंट हुआ है तब इसमें आपका लिमिटेशन पीरियड, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है। इसका एक केस भी है सिंडिकेट बैंक का, ये वाला केस ध्यान रखना सेक्शन नंबर 19 के रिस्पेक्ट में। फिर सेक्शन नंबर 20 में ये बता रखा है कि मान लीजिए कि अगर किसी इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या होगा अगर किसी दूसरे पर्सन ने एक्नॉलेज किया है या पेमेंट कर दिया है, तो इसमें इसको बस इतना याद रखो, इसमें सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सेक्शन नंबर 21 पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इसमें क्या है कि कब ये चीज मानी जाएगी, तो जब इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हो गया और अगर नए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को सब्स्टिट्यूट करना है या ऐड करना है, किसी मतलब उनकी जगह पर किसी दूसरे को लेकर के आना है या कोई नया अगर ऐड करना है, तो उस दिन से सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा जिस दिन से उनको पार्टी बनाया गया है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इसमें बेसिकली इस प्रोवाइजर में क्या दे रखा है कि अगर पहले नहीं ऐड कर पाए थे और तब पहले अगर नहीं, मान लीजिए गुड फेथ में अगर पहले नहीं ऐड कर पाए थे, तो कोर्ट जो है इस के पास पावर है कि कॉन्डोन कर देती है ये डीले को, ठीक है, प्रोवाइडेड में ये बता रखा है। अच्छा, इसमें इसमें क्या है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में सेक्शन नंबर 21 का ये वाला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है ना कि सूट हम तब से इंस्टीट्यूट मान लेंगे, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में अप्लाई नहीं होगा। फिर कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच और टॉट के बारे में बता रहा है, तो जब कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है, बार बार सीरीज में होता ही जा रहा है, टॉट ब्रीच हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो रहा है, तो फ्रेश लिमिटेशन ऑफ पीरियड बार बार शुरू होता जाएगा। ये भी पूछ लेते हैं, सेक्शन वाइज भी पूछते हैं और आपको ये भी पूछेंगे, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, ठीक है। सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन, इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि स्पेसिफिक इंजरी जब होगी तभी जो है एक लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। इसको आपको बस हेडिंग वाइज याद रखना है। 24 में कंप्यूटेशन किस तरीके से, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है, कहाँ पर ये दे रखा है ये भी पूछते हैं, कंप्यूटेशन किस तरीके से होगा। 25 में देखिए एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन, ये थोड़ा सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ईजमेंट्री राइट क्लेम करनी होती है किसी को, कोई बंदा है जो बहुत साल से आप ईजमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, ईजमेंट्री राइट अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो कब जो है उसका राइट वो एब्सोल्यूट हो जाता है, वो बताएगा इसमें, ठीक है। जब एक्सेस और यूज ऑफ लाइट और एयर टू एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली इंजॉय किया गया है, ईजमेंट एज और एंड ऑफ राइट विदाउट इंटरप्शन, बगैर किसी इंटरप्शन के, और 20 साल तक किया गया है, ठीक है, 20 साल तक किया गया है। एंड वेयर एनी वे ऑफ वाटर कोर्स और द यूज ऑफ वाटर इन द रीजन हैड बीन पीसफुली एंड ओपनली एंजॉयड, ओपनली एंजॉयड, पीसफुली एंजॉयड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाटर कोर्स के लिए बता रहा है। मैनी पर्सन क्लेमिंग देयर टू, और ये भी 20 साल का ही मामला है। जनरली आपको नॉर्मल जो लोग हैं उनके मामले में 20 साल है, गवर्नमेंट के मामले में 30 साल है। गवर्नमेंट की अगर आप प्रॉपर्टी 30 साल तक, मतलब ईजमेंट्री राइट अगर आप उनके प्रॉपर्टी पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट पोजेशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको बस इसमें ध्यान रखनी है। ये 20 साल, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना, ये जो 2 साल का यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर अगर आपको क्लेम करना है तो 20 साल खत्म होने से 2 साल पहले यानी 18वें साल पर आप क्लेम कर सकते हो क्या, अपना ईजमेंट्री राइट। अगर आपको ईजमेंट्री राइट अपना क्लेम करना है तो 2 साल 20 साल में 20 साल था मान लीजिए, 2 साल खत्म होने से पहले, ठीक है, 20 साल खत्म होने से पहले, ठीक है, 20 साल खत्म होने से पहले 2 साल पहले आप जो है 18वें साल पे, जब 18वां साल चल रहा है तब आप ऐसा कर सकते हो।
फिर उसके बाद यही वो गवर्नमेंट वाला बता रखा है, तो 20 साल की जगह हम उसको 30 साल पढ़ेंगे, ये इन्होंने ये बताया। एक बात ध्यान रखो कि ये जो यहाँ पर भी एक टाइम दे रखा है, कह रहा है कि नथिंग इज एन इंटरप्शन विद इन द मीनिंग। यहाँ पर कुछ भी अगर इंटरप्शन नहीं माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, अनलेस वेयर देयर इज एन एक्चुअल डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ द पोजेशन। अगर आपने एक्चुअली उस बंदे को जो आपके में एडवर्स पोजेशन रख करके बैठा था, अगर उसने एक्चुअली आपने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया अपनी प्रॉपर्टी से, या उसका एंजॉयमेंट रोक दिया है ऑब्स्ट्रक्शन का बाय द एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट, एंड अनलेस सच ऑब्स्ट्रक्शन इज सबमिटेड और एक्विजिट इट, आपको 1 साल तक कुछ पता ही नहीं था, कुछ खबर ही नहीं थी, तो फिर आप राइट नहीं क्लेम कर सकते बेसिकली। ठीक है, आफ्टर द क्लेमेंट हैज नोटिस ऑफ, यहाँ पर 1 साल याद रखना, ऊपर जो है 2 साल याद रखना। ये रिविजनर वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 पे आओ, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर दे रखा है, तो इसमें जो है ये एक्सेप्शन है लिमिटेशन एक्ट का, ऐसे भी पूछते हैं, एक्सेप्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का एडवर्स पोजेशन था आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, और आपने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया अपना पोजेशन, अपना ओनरशिप वापस लेने के लिए, आपने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, जितना लिमिटेशन पीरियड था, मान लीजिए 12 साल का लिमिटेशन पीरियड था, 12 साल का ही जनरली पीरियड होता है, इस 12 साल के अंदर अंदर अगर आपने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, तो आपका राइट भी कोलैप्स कर जाता है। जनरली लिमिटेशन क्या कहता है कि रेमेडी सिर्फ हटाई जाती है, राइट आपका जिंदा रहता है। लेकिन राइट आपका जिंदा रहता है मतलब आप कोर्ट में नहीं आ सकते हो, लेकिन वैसे तो आप जो है अपना पैसा वगैरह वापस ले ही सकते हो, प्रॉपर्टी वापस ले ही सकते हो। लेकिन यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 ने कह दिया कि अगर 12 साल तक आपको कोई होश नहीं था अपनी प्रॉपर्टी का, तो फिर अब आप लिमिटेशन एक्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओनरशिप का जो टाइटल है वो आपका बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। अब कहाँ पर ये लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता, ये पूछ लेते हैं। सेक्शन नंबर 25 पे अप्लाई नहीं करता। ठीक है, अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में सूट इंस्टीट्यूट करने का, अपील प्रेफर करने का, या एप्लीकेशन करने का, मेट करने का अगर कोई पर्टिकुलर टाइम बता रखा है, तो वहां पर फिर लिमिटेशन एक्ट का कोई भी मामला नहीं चलेगा। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है कि फैमिली मैटर पर भी अप्लाई नहीं करता। मैरिज से रिलेटेड कोई मामला है, डिवोर्स से रिलेटेड कोई मामला है, तो वहाँ पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि मैरिज रिलेटेड जो मामले हैं वहाँ पर भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता। और सेक्शन 25 और 26 ऑफ एंड द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट इन सेक्शन 22, यहाँ पर भी जो है ये पर्टिकुलर ईजमेंट आपका ये लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करता। बस इतना ही है, बाकी और सेक्शंस जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने ही सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही सेक्शन जो है घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसका इंडेक्स याद होना चाहिए। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को एक क्विक रिविजन हेल्प किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आई, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।